उबैद कराची का नौजवान मिड 20s में होगा। कराची में शारा फैसल पे एक बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि आई ग्लोबल का दफ्तर है। अक्सर वहाँ पे आपको नौजवान लड़के लड़कियाँ दिख जाते होंगे, उसी तरह का स्टाफ होता है उसी एज ग्रुप का, 20s 30s। तो उन्हीं में एक उबैद भी था। उबैद को शौक़ भी बहुत था क्लासिक कार्स रखने का, तो उसने पता नहीं S क्लास या E क्लास पुरानी जो मर्सिडीज़ थी वो रखी हुई थी और उसमें जी दफ्तर आना जाना ये उसका शौक़ था और अफोर्ड भी कर सकता था क्योंकि माशाल्लाह बड़े घराने का चश्मो चिराग था। कुछ दिनों बाद हरीम ने भी ये दफ्तर ज्वाइन किया। उबैद ने हरीम को देखा, कहते हैं ना जी पहली नज़र में किसी से प्यार हो जाना, गालिबन उबैद को वो वाली फीलिंग आई। फिर उबैद रेडार की तरह उसका पीछा करता रहता, कोशिश करता कि उसका उबैद का जो सीटिंग अरेंजमेंट हो दफ्तर में इतना हो कि 20-30 फीट की दूरी से वो हरीम को देखता रहे। हरीम माशाल्लाह ख़ूबसूरत लड़की थी क्योंकि वालदा अफ़गान निजात और वालिद पंजाबी। ख़ूबसूरती और पर्सनैलिटी उसकी जीन में ही थी। उबैद के अंदर एक झिझक थी, इस वजह से उसने बात करने के लिए अपने एक कुलीग का सहारा लिया। उससे कहा कि यार मैं ऐसे इंटरेस्टेड हूँ, तुम बात करो इससे, अगर ये भी इंटरेस्टेड है तो। अच्छा, हरीम उबैद को ऑलरेडी नोट कर चुकी थी कि ये मुसलसल देखता है और कोशिश करता है कि शायद बात करना चाहता है। उबैद के उस दोस्त ने हरीम से बात की, उबैद को बताया कि भाई ये तो अभी इंटरेस्टेड नहीं है। कहती जी मेरे मुल्क से बाहर से एक रिश्ता आया हुआ है, ऑलमोस्ट मेरे माँ बाप की रजामंदी है, लेकिन मैंने भी रोका हुआ है क्योंकि मैं BDS करना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने एक जगह एडमिशन लिया था, लेकिन फ़ंड्स की कमी के बायस मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही कंप्लीट हुआ था और अब अभी डिसकंटिन्यू किया है, तो मैं तो अभी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उस दिन उबैद को एक तरह से अंदाज़ा तो हुआ कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो शायद आगे बात हो सकती, क्योंकि वो कह रही बाहर से जो प्रपोज़ल आया मैं भी नहीं करना चाहती, मतलब एक तरह से स्पेस है कि मेरा स्पेस बन सके। उबैद ने उस दिन उसको फ़ेसबुक रिक्वेस्ट भेजी। उबैद कह रहा अगले दिन जब मैं ऑफ़िस आ रहा था तो फ़ेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने फ्यूल स्टेशन में नहीं रुकना था, लेकिन मैं चाह रहा था अगर मैं लेट हूँ आराम से चैट करता हुआ जाऊँ। जैसी फ़ेसबुक रिक्वेस्ट ऐड हुई, जैसे फ़ेसबुक रिक्वेस्ट कबूल हुई तो मैसेंजर पे हमारी हेलो हाय शुरू हुई। उबैद कहता मैं उस दिन दफ्तर पहुँचा और उस दिन हमने पहली बार ऑफ़िस में चाय साथ पी और थोड़ी बहुत गुफ्तगू की और उसके बाद रूटीन बन गया। उबैद कहता है हम दोनों को सबवे बहुत अच्छा लगता था, अक्सर सबवे जाके बैठ जाया करते थे और मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में बैठते थे, अक्सर हमारा टाइम एक साथ गुजरता था। मैंने जब इस चीज़ का इजहार किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो हरीम ने बताया कि मेरे वालिद साहब के कोई एक्सटेंडेड फैमिली है, मुल्क से बाहर रहते हैं, उन्होंने मेरा प्रपोज़ल दिया हुआ है और मेरे वालिद साहब काफ़ी कन्विंस्ड हैं, लेकिन उन्होंने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक BDS के लिए मुझे एडमिशन दिलवाया भी था, लेकिन मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर सकी और मेरी ज़िद यही है, मेरी ख्वाहिश कह लें या ज़िद कह लें कि मैं पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँ। उबैद ने उससे कहा कि तुम फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज से क्यों नहीं करती? तो उसने बोला तो प्राइवेट है और इतनी फ़ीस स्ट्रक्चर है, मैं तो पे नहीं कर सकती। तो उसने बोला चलो मैं ट्राई करता हूँ। कुछ दिनों बाद इनकी दोबारा ऐसी किसी रेस्टोरेंट में बैठक हुई तो हरीम ने कहा कि तुमने कहा था ना कि वो फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज में एडमिशन लो तो वहाँ की ये फ़ी है, मैंने पता की है, तो क्या तुम मेरे लिए कोई लोन अरेंज कर सकते हो? मैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहती हूँ। उबैद ने बोला तुम फ़िक्र छोड़ दो, समझ लो वहाँ पे एडमिशन हो गया तुम्हारा और मैं कहीं से अरेंज करता हूँ। उबैद के पास जो गाड़ी थी उबैद ने वो गाड़ी बेची। अब गाड़ियों का शौकीन उबैद ख़ुद मोटर बाइक पर आ गया और उस गाड़ी से क्योंकि उस बीच में वो कुछ बिज़नेस भी शुरू कर रहा था, उस गाड़ी से कुछ पैसा, गाड़ी बेचकर जो कुछ पैसा आया वो अपने बिज़नेस में लगाया। बाकी कुछ सेमेस्टर्स की फ़ीस इसने हरीम की पे की और उस डेंटल कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया। कुछ दिनों बाद हरीम ने अपनी फैमिली से उबैद को मिलवाया। वालदा, वालिद और हरीम के एक भाई का जिक्र होता था जो बकौल उनके कि जी एक इदारे में होता है और बड़ा ज़िम्मेदार इदारा है पाकिस्तान का, और वो अक्सर रावलपिंडी और दीगर शहरों में होते हैं, उनका यहाँ आना मुश्किल ही है, वो कम ही आते हैं, वो मसरूफ़ बहुत होते हैं वहाँ पे। तो कह रहा मेरा गायबाना तारुफ़ था उससे। उसके बाद से रूटीन ये थी कि हरीम की कोई भी नीड होती है, उसके माँ बाप को कोई ज़रूरत होती है तो उबैद का नाम लिया जाता। उबैद वो काम करके देता, उबैद वो ज़रूरत पूरी करके देता, चाहे शॉपिंग पे जाना हो या कोई और मामलात हो, हरीम उबैद के साथ ही जाती थी। बकौल हरीम के मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ आने जाने की इजाज़त है, वालदा मुझे इसके अलावा किसी के साथ आने जाने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि तुम हमारे घर आए हो तो मेरे घर वालों को तुम पर एतमाद है। मेरे वालिद तो किसी को मुँह भी नहीं लगाते, सीधे मुँह बात नहीं करते, वो तुमसे कितनी देर बैठ के बात करते हैं। तो उबैद के अंदर भी एक फ़ीलिंग आनी शुरू हुई कि शायद मेरा मामला बन जाए। एक दिन उबैद को फ़ोन आया हरीम का कि मैं अपने भाई से मिलवाना चाहती हूँ, भाई आया हुआ है घर पे, तो आप आ जाएं। उबैद चला गया, उबैद मिला। उबैद कहता है जब मैं मिला था तो जिस इदारे का नाम लिया जाता था, मुझे उसके इंटेलेक्ट से, जो इदारे का नाम लेते थे, जो उसका ओहदा बताते थे, मुझे उसके इंटेलेक्ट से, उसकी बातचीत से, उसके हुलिये से लगा नहीं कि उस इदारे का ट्रेंड ये बंदा हो सकता है। तो मुझे शक तो हुआ था, लेकिन बहरहाल
उसके बाद से फिर हरीम का भाई भी उबैद से मिलने लगा। फिर देखा कि उबैद को गाड़ियों का शौक़ है, तो यार मुझे अली यार गाड़ी दिलवा दो, वो वाली गाड़ी दिलवा दो, मैं किस्तों में पेमेंट कर सकता हूँ, मैं यकमुश्त नहीं दे सकता, ये बाकी चीज़ों में ना वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया। और बकौल हरीम के कि जी वो तो कराची में होता ही नहीं, फिर वो परमानेंट कराची में अपने घर में ही रहना शुरू हो गया। यानी कि पहले हरीम का भाई नज़र नहीं आता था, लेकिन अब से उबैद और हरीम का मामला चलना शुरू हुआ तो भाई जो बकौल इनके सालों से दूसरे शहरों में रहता है वो अब कराची में इनके पास ही रहना शुरू हो गया। और वो बहुत ज़्यादा मिलना जुलना रखता उबैद से। एक दफ़ा ये भी हुआ कि हरीम के भाई ने बैंक लोन से कोई गाड़ी निकलवाई हुई थी और बकौल हरीम के कि जी हमारी गाड़ी लेके चले जाएंगे बैंक रिकवरी वाले, मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है, फ़िलहाल भाई के पास नहीं है तो तुम अरेंज करके दे सकते हो। तो उबैद ने अपने पास से वो पैसे अरेंज करके दिए। फिर कुछ दिनों बाद ये है कि मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया है और तुम प्लीज़ फ़लाने हॉस्पिटल में आ जाओ। उबैद दौड़े दौड़े जाते हैं और जब बिल पे करने की बारी आई तो हरीम का भाई कहीं नज़र नहीं आया। जाहिर बात है अब उबैद वहाँ मौजूद था। उबैद ने उस हस्पताल का बिल भी पे किया जो एक अच्छा अमाउंट था, और उबैद ने ही हरीम के फादर को घर ड्रॉप किया और बाकी चीज़ें। इसके कुछ दिनों बाद उबैद ने हरीम से बात की कि मैं शादी के लिए अगर तुमसे कमिटमेंट चाहूँ तो अब तुम्हारा क्या इरादा है। तो उसने बोला तो मेरे माँ बाप से बात कर लो। बहरहाल उबैद ने अपने घर वालों को हरीम के घर भेजा और एक तरीके से बात तय हो गई कि इस महीने में निकाह कर दिया जाएगा। ये भी तय हुआ कि निकाह के 3 महीने बाद रुखसती ले ली जाएगी। अच्छा, अब निकाह की तैयारियां चल रही हैं तो हरीम के घर वालों ने कहा कि भाई हम तो 20-22 लोगों से ज़्यादा नहीं लाएंगे, आपने जितने मर्ज़ी लोग लाने ले आइए। उबैद के घर वालों ने कहा कि हमारी तरफ से तकरीबन 80-100 लोग होंगे। हर ये डिसाइड हो गया। बाद में हरीम ने उबैद से रिक्वेस्ट की कि होगा तो भले हमारे घर पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारे जो इसका फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है, तो केटरिंग से लेके बाकी चीज़ों तक तुम इस चीज़ को बर्दाश्त करो। तो उसने बोला सही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी निकाह में कुछ वक्त था कि एक दिन उबैद को हरीम फ़ोन करके बोलती है कि तुम प्लीज़ फ़ौरन घर आ सकते हो कि भाई और अम्मी का बहुत झगड़ा हुआ और मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। उस दिन भी उबैद कह रहा है कि मैं जी गया और भाई तो नज़र नहीं आया कहीं। इनकी वालदा को लेकर मैं हरीम के साथ हॉस्पिटल गया और वहाँ पे ये तकरीबन 1.5 दिन एडमिट रही हैं और वहाँ के बिल्स एक एक चीज़, मैं अपने ऑफिस की भी छुट्टी की, वहाँ हरीम के साथ रुका हॉस्पिटल में, एक एक चीज़ मैंने पे की। खैर जी, हरीम की अम्मी घर गई, सेहतयाब हो गई कुछ दिनों में। हरीम ने शुक्रिया अदा किया उबैद का। अब जी निकाह का दिन आया। निकाह के दिन वही बात कि जी हरीम की फैमिली ने कहा था हमारे घर से तो 20-22 लोग होंगे। अब उबैद की फैमिली, क्योंकि ये बड़े एक्सटेंडेड फैमिली में भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पता नहीं काफ़ी लोग थे और करते कराते कोई 70-75 लोग हो गए, जिसपे काफ़ी एजड लोग भी थे, कुछ मुल्क से बाहर से आए हुए थे। और वो लोग जब आए हैं तो देखा जी हरीम की फैमिली में तो पहले ही इतना ज़्यादा मतलब 100-150 लोग तो हरीम की फैमिली के ही थे, और मुश्किल जो टेबल्स वगैरह बची उसमें 15-20 लोग ही आ सकते थे। तो उस वक्त थोड़ी बदमज़गी हुई। हरीम से उबैद ने कहा साइड पे ले जाके कि भाई अगर ये करना था तो हमें पहले बता देते, अब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बाकी जो गेस्ट हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। जिस पर हरीम भड़क गई। हरीम ने उस वक्त बहुत नाराज़गी का इजहार किया कि कुछ चीज़ें आपको पहले से पता नहीं होती, और ये हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी की शादी है तो मैं किसी को मना तो नहीं कर सकती। अब उसमें वो लोग भी थे कि जी एक्सटेंडेड फैमिली भी है हरीम की, और उसमें इनके अब्बा के कुछ दोस्त हैं, फिर अम्मा की कुछ दोस्त हैं, कुछ मोहल्ले वाले हैं, कर करके कह रहे यार एक्सटेंडेड फैमिली चलो समझ में आती है, फिर ये दोस्त इतने बढ़ा लिए आप लोगों ने। ये मैं बताते तो सही, फिर तुमने कहा था केटरिंग वगैरह काम तुमने देखना है, बाकी चीज़ें तुमने देखनी है, मैंने जो अरेंजमेंट किए वो तो इतने बंदों की है, अब एकदम मैं कहाँ से करूँ। खैर उबैद के ऊपर तो एक सर पर एक नया मसला खड़ा हो गया था। जिससे केटरिंग करवाई थी उबैद का दोस्त ही था, वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। उससे रिक्वेस्ट की कि यार फौरी तौर पे इतने लोगों के खाने की ज़रूरत है। कह रहे यार चलो सही है, कोई मसला नहीं है, मैं करवा देता हूँ। किसी तरीके से उस दिन इज़्ज़त बची, और निकाह के अगले रोज़ हरीम ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया उबैद से, और उबैद से कहा कि तुम्हें ये भरी महफिल में बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि उबैद ने ऐसी पब्लिकली कोई लाउड होकर बात नहीं की थी, लेकिन उसको इस बात का शिकवा था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बोला होगा, और वरना तुम इस तरह के नहीं हो, अगर थोड़े ज़्यादा लोग आ गए तो इसमें क्या कसूर है, हमारे साथ अभी प्रॉब्लम थी तो हमने, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुमसे बोल दिया कि सारी अरेंजमेंट तुमने करनी है, तो मुझसे पैसे ले लेना और बाकी चीज़ें, लेकिन तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। और निकाह के अगले दिन ये बहस मुबाहिसा इतना बढ़ गया, हरीम ने तलाक की गर्दान शुरू कर दी कि मुझे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। अब डिफेंसिव
और ज़्यादा डिफेंसिव हो गया उबैद कि नहीं, फिर समझाने लगा। जहाँ वो ये चीज़ समझा रहा था कि देखो तुम्हारी तरफ से गलती हुई है, वहाँ वो इतने ज़्यादा डिफेंस मोड में चला गया कि अब हरी पता है वो एक तरीके से उसकी तरफ से तो एटलीस्ट उबैद की तरफ से तो बड़ी चाह से शादी की जा रही थी, उसको नहीं पता था कि उसके साथ असल में किया क्या जा रहा है। फिर वो अपोलोजाइज़ खुद करने लगा कि नहीं यार चलें, सही है, किसी तरीके से लड़की है, बात ख़त्म हो और फैमिलीज़ में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो डिफेंसिव मोड में चला गया। अब तकरीबन 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं। टेक्निकली देखा जाए तो रुखसती इसके 1 महीने बाद हो जानी चाहिए, लेकिन फिर हरीम की वालदा ने फ़ोन किया उबैद को एक दिन। अब सारे उबैद की तरफ से हॉल बुक हो जाना, अरे बता महीने 2 महीने पहले 3 महीने पहले हॉल्स बुक हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई थी। तो हरीम की वालदा ने उबैद को बुलाया। उबैद उनके घर गया। उबैद कहता है जब मैं घर गया उनके सामने बैठा हूँ तो मेरी जो होने वाली सास थी यानी कि हरीम की वालदा, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि देखें मेरे शौहर तो आपसे बात नहीं कर सकते, वो मर्द हैं, हमें थोड़ा उनका मान रखना पड़ता है। तो मैं आपसे बेटा हाथ जोड़ के कहती हूँ हमारे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, आप ना अभी इस जो रुखसती वाली बात है ना इसको छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। उबैद ने बोला आंटी आप बेफिक्र हो जाएं। कह रही है हम समझ सकते हैं, आपने इतनी अरेंजमेंट कर ली। कह रहा नहीं कोई मसला नहीं है, मैंने घर वालों को समझा लूँगा। उबैद घर गया। उबैद ने घर वालों से डिस्कस किया और उसने बोला कि जो भी चीज़ें हैं अभी हमने, हालांकि उबैद ने बहुत सी चीज़ों का पे कर दिया था, उसने बोला बहुत सी चीज़ें मैंने पे नहीं की हैं। अब उबैद की माँ समझा रही थी कि बेटा मैं बात करती हूँ, बड़ों के करने की बात है, तुम इस बीच में क्यों आ रहे हो। नहीं मैंने देख लिया है, आप बेफिक्र हो जाएँ और हम अभी नहीं कुछ देर से बात कर लेते हैं। ये मामला भी एक तरीके से हरीम के घर वालों के कहने के मुताबिक ढाल दिया गया कि उसी मॉडल में होगा जैसे कि हरीम के घर वाले कह रहे हैं। उबैद का एक छोटा भाई था जिसकी बहुत पहले बात पक्की हो चुकी थी और अब उसकी शादी की तारीख़, प्लान यही था कि उबैद की शादी होगी, उबैद के चंद महीनों बाद उबैद के छोटे भाई की हो जाएगी। अब उबैद की शादी किसी तरीके से आगे हो गई क्योंकि हरीम के घर वाले कह रहे हैं, लेकिन उबैद के छोटे भाई की शादी की तारीख़ अब से कोई 3-4 महीने बाद की थी। और इसके बारे में जब इन्फॉर्म किया कि अब कार्ड बढ़ गया होगा कि उबैद के छोटे भाई की शादी है, तो हरीम के जो वालदैन थे, तो ख़ास तौर पर उनकी अम्मा थी, और हरीम ने इस बात पे काफ़ी वावेला किया कि भाई मेरी अम्मी कह रही हैं कि बड़े बेटे से पहले छोटे बेटे की शादी कैसे हो जाएगी, यानी कि मेरी हरीम का पहले हक़ है, आप दूसरी बहू पहले कैसे ला सकते हैं। इस पर इतनी नाराज़ी बढ़ी कि जी फिर हम शादी में नहीं आएंगे। और वो उबैद गया हरीम की वालदा के पास कि आंटी आप उसको कोशिश की कि मनाऊँ। फिर उबैद के वालदैन गए हरीम के घर कार्ड लेके कि भाई सही है, अब हम बड़े हैं, हम गए तो हमारा मान रखा जाएगा। लेकिन सीधे मुंह बात तक नहीं की गई उबैद के वालदैन से। उबैद के वालदैन ने जब घर आके बताया तो उबैद को बुरा भी लगा, लेकिन उबैद ने, वो आपको पता ना दिमाग में कुछ और, उस वक्त वो सुपरमैन बने हुए थे कि मैं ही सब चीज़ों को डील करूँगा। उबैद को उम्मीद थी कि शायद ये लोग आ जाएंगे। अब जिस दिन उबैद के छोटे भाई का मेहंदी का फंक्शन था, और ये नॉर्थ नाज़ाबाद का आपने देखा ना फूड स्ट्रीट वगैरह, उस ज़माने में ये रोड्स खुदे हुए थे और काफ़ी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तमीराती काम जारी था, तरक्याती काम जारी था। वो तो कराची में खैर रहता ही है, उस वक्त वो नॉर्थ नाज़ाबाद का एरिया ख़ास तौर पे फूड स्ट्रीट और कमर्शियल एरिया खुदा हुआ था। वहीं पर ही एक मार्की में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उससे एक दिन पहले जाके उबैद ने काफ़ी रिक्वेस्ट की हरीम के घर वालों से कि आपने प्लीज़ ज़रूर आना है, और जो भी है उसके बाद देख लेंगे मामला। अब ये तो पहले से डिसाइडेड था ना, वो तो हमारी तरफ से डिले हुआ। किसी तरीके से अपने सास ससुर को उबैद ने मनाया और वो लोग अगले दिन शादी में आए भी, मेहंदी के फंक्शन में आए। अब उबैद कह रहा है मुझे आज तक नहीं पता कि किस किस्म का टॉन्ट किया गया, क्या ताने दिए गए कि उस फंक्शन में आने के बाद एक तो उनका मुंह बना हुआ था, अलग थलग सबसे बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हरीम भी अजीब से मूड से बैठी हुई है, मेरी वालदा इनको आके सलाम तक नहीं किया। कह रहा मैं कहीं आगे पीछे हुआ तो थोड़ी बार मुझे एक शोर मचा, देखा तो मेरी अम्मा ज़मीन पे गिरी हुई है। उनको असल में साइनस का प्रॉब्लम है, साइनस का अटैक आता है तो वो बिल्कुल जैसे बेहोश नहीं हो जाता बंदा, उनकी वो हालत हो जाती है। कह रहा मुझे उस वक्त नहीं पता, और आज तक मेरी वालदैन ने मुझे नहीं बताया कि मेरी माँ को क्या बोला था हरीम की माँ ने। कुछ ताने दिए, पब्लिकली कुछ बातें बोली ना, जिसकी वजह से साइनस अटैक आया था। उबैद कहता मैंने अपनी माँ को उठाया और सबसे, क्योंकि गाड़ियाँ वैले में आगे पीछे लगी हुई थी, मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिली, मैंने दूल्हे की गाड़ी में अपनी वालदा को डाला और ड्राइव करके मामजी हॉस्पिटल की तरफ लेकर गया, क्योंकि करीब तरीन हॉस्पिटल मुझे वही लगा। पीछे मेरा छोटा भाई जिसकी मेहंदी का फंक्शन था, उसने मेरी गाड़ी किसी तरीके से आइडेंटिफाई की कहाँ खड़ी हुई है, और वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे लाने लगा। तो जो गड्ढे में आपको बता रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन था सारा, वो रोड्स वगैरह वो नाले के लिए गड्ढे किए हुए थे, बड़े डीप गड्ढे थे। उस गड्ढे में मेरे भाई की गाड़ी, मतलब मेरा भाई और गाड़ी उसमें गिर गए।
अब इस पूरी सिचुएशन में उबैद यहाँ पर नहीं है, उबैद अभी हॉस्पिटल में है अपने वालदा के साथ, वहाँ इमरजेंसी में लेकर गया है। अब जो उबैद का भाई गाड़ी समेत गड्ढे में गिरा तो ज़ाहिर बात एक रश लग गया, फिर वो ज़ख्मी हुआ, छोटे मोटे ज़ख्म आए, उसको मार्की के अंदर लेकर गए। इस पूरी सिचुएशन में उबैद की जो बहन थी वो रोना शुरू हो गई, और उसने वो सारा कुछ देख रही थी कि किस तरह ताने दिए हैं हरीम की वालदा ने, मेरी माँ गिरी और फिर पीछे जाने के चक्कर में मेरा भाई, छोटा भाई गिर गया इसमें गड्ढे में, मर भी सकता था। तो उसने रोते हुए सिर्फ उनसे, हरीम की वालदा से इतना कहा कि हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सा अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लें, ऐसे कुछ अल्फाज बोले होंगे। जिस पर वहाँ से हरीम भड़की हुई निकली है। अब वो किस तरह आई है किस तरह नहीं आई, उस हॉस्पिटल आई है। उबैद कहता है मैं इमरजेंसी से, सिर्फ मुझे एक स्लिप दी कि आप जाके फार्मेसी से चीज़ें ले आए, मैं इमरजेंसी से बाहर आया हूँ तो हरीम वहाँ खड़ी हुई थी और इसने मेरा हाथ पकड़ के वहीं मुझसे बहस शुरू कर दी कि तुम्हारे घर वालों ने ये कहा, मेरी वालदैन की ये बेइज्जती कर दी। मैं इससे कह रहा हूँ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, हम बाद में बात कर लेंगे। इतनी देर में उबैद कहता है मेरे कज़न्स और मेरी बहन और बाकी लोग भी आ गए, तो मैंने उनको जो मेडिसिन वगैरह थी, मैंने, क्योंकि मुझे अंदर जाने नहीं दे रही थी ये कि तुम मेरी बात सुनो पहले, तो कह रहे मैंने उनको मेडिसिन और बाकी चीज़ें पकड़ाई कि तुम जाके वहाँ पे अटेंड करो, और कह रहे इसको मैंने 15-20 मिनट में थोड़ा कूल डाउन किया कि तुम यहाँ से चली जाओ, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन इसने हद दर्जा जो बदतमीज़ी कर सकती थी मेरे साथ वहाँ पे की कि तुम लोगों ने सही नहीं किया। किसी तरीके से रात निकली और फिर जो भी फंक्शन था शादी का, बाद में हरीम के घर वालों ने अटेंड नहीं किया, और बारात वलीमा उबैद के छोटे भाई का, वो लोग उसमें शिरकत नहीं की। खैर अब वो टाइम करीब आ रहा था कि हरीम और उबैद, क्योंकि 9 महीने भी कंप्लीट हो रहे थे कि भाई 9 महीने का जो टाइम लिया था कि अब हरीम और उबैद की शादी होनी है, रुखसती होनी है। तो जब फाइनल बात करने के लिए उबैद के माँ बाप गए, अब आप सोचें कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई है, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। उबैद के माँ बाप जब हरीम के घर गए तो उबैद भी साथ मौजूद था और हरीम का वाला भाई भी मौजूद था। तो हरीम की वालदा ने बहुत ही बुरे एटीट्यूड के साथ मना कर दिया कि जी देख ले, मैं तो नहीं देखती, मेरी बच्ची राज़ी है तो ये लोग जाके, इसने खुद जाके ऐसे ही रहना है तो रह ले, शायद निकाह तो हो गया है, हम ऐसे घर में नहीं जाते जहाँ हमारी बेइज्जती हो। उबैद का कहना ये था कि माँ मेरी बेहोश हुई, भाई मेरा गड्ढे में गिरा, बातें मुझे इमरजेंसी में आके माँ ने सुनाई, और ऊपर से अब ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे इनकी कोई गलती नहीं है। तो उस वक्त मैं थोड़ा बोलना चाहा तो हरीम के भाई ने थोड़ी बदतमीज़ी मुझसे की। हरीम का जो भाई जिसके बारे में बताते हैं ना, अच्छा ये वो भाई है जो हर वक्त उबैद के पास बैठा रहता था। इवन इसके कह रहा एक वक्त ये था कि सिगरेट और बाकी खर्चे जो थे ना, ये मेरे पास इतना बैठता था कि वो भी मैं पूरे कर रहा होता था। हरीम के भाई ने इस कदर बदतमीज़ी की कि हमें वहाँ से उठ के जाना पड़ा। अब उबैद कह रहा मुझे टेंशन ये है कि मैंने अरेंजमेंट्स करनी है, बाकी रुखसती के मामला हैं, फिर मेरे माँ बाप और मेरे साथ ये रवैया रखा गया है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ के कहने पे एक बार हरीम से रब्ता किया कि भाई बताओ करना क्या है, चीज़ों को किस तरीके से हम कूल डाउन कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। तो कह रहा जब मैंने हरीम को कॉल की तो हरीम ने तो बात नहीं की, अपनी वालदा को पकड़ा दिया। उसकी वालदा ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी माँ आके और तुम्हारी बहन आके हमसे माफ़ी मांगेगी तो हम शादी की बात करेंगे, अदरवाइज़ हम तो इसमें शरीक नहीं है। तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम्हारी बीवी है, तुमने ले जाना ही ले जाओ अगर ये जाती है तो। हरीम ने साफ मना कर दिया। हरीम ने बोला मेरी माँ बाप से आके जिसने बदतमीज़ी की है, यानी कि तुम्हारी बहन ने, और तुम्हारी माँ की वजह से मेरी शादी डिले हुई है, और तुम्हारे छोटे भाई की जो शादी पहले करने की ज़िद थी तुम्हारी माँ की थी, तो मेरी माँ बाप से आके माफ़ी मांगे इस डिले की, शादी की डिले की, फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यहाँ फिर उबैद साहब जो मुसलसल इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, उन्होंने फिर स्टैंड लिया। उन्होंने बोला कि मेरी माँ किसी चीज़ के लिए भी आके माफ़ी नहीं मांगेगी और इनका कोई कसूर नहीं है, कोई बीच नहीं है। बात काफ़ी बिगड़ गई फ़ोन पर, और उसके अगले दिन हरीम का वही भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ, उबैद कहता है उस वक्त हरीम की वालदा भी इनके साथ मौजूद थी, हमारे घर आके बहुत बदतमीज़ी की, और उसके जो दोस्त थे उन्होंने घर में घुसकर हमारे घर में तोड़ फोड़ की। और मेरी बहन को, जिस बहन से गिला था इनको, मेरी बहन को हरीम की वालदा ने बाकायदा हाथापाई की, मेरी बहन को मारा। और उसके साथ जो बंदे आए थे, यानी हरीम के भाई के साथ जो लोग आए थे, उन्होंने हमारे घर में फायरिंग कर दी। हमने फ़ौरी तौर पर पुलिस को कॉल की, और पुलिस आई तो पता ही लगा कि मुताल्लिका थाने में भी पहले से शायद कुछ इन्फॉर्म कर दिया गया था, या फिर कोई लिंक्स थे, तो पुलिस हमें न्यूट्रल नहीं लगी। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में
जो हरीम का भाई था और बाकी लोग थे वहाँ से रवाना तो हो गए, लेकिन उस वक्त पुलिस का रवैया देख के और उसके चंद दिनों बाद तक पुलिस का रवैया देखकर और मुसलसल हरीम की फैमिली की तरफ से धमकियाँ मिलने की वजह से बहुत अरसे तक हम अपने घर पे नहीं रह सके और हमें एक आर्जी पनाहगाह कराची के एक दूसरे इलाके में देखनी पड़ी। हफ्ता डेढ़ कुछ ऐसे ही गुजरा और फिर मुझे एक दिन थाने से कॉल आती है कि जी आप ऐसे ऐसे आएँ, उनकी तरफ से कुछ लोग आए, वो आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं अगर कुछ हो सकता है, वरना जो फिर कानूनी कार्रवाई बनती है, आपने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आपके घर पे फायरिंग की गई और बाकी चीज़ें, तो उसको देख लेते हैं। कह रहा मैं वहाँ गया तो वहाँ पे उनकी तरफ से कोई शख्स आया हुआ था जिसको मैं नहीं जानता, लेकिन उसके ताल्लुकात काफ़ी थे। उसने बैठा के बोला कि आप बता दो अब क्या करना है। कह रहे हैं देखिए मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की गई, मेरी बहन को मारा गया, मेरे घर पे फायरिंग की गई, तो अब क्या समझते हैं मैं क्या करूँगा? आपको लगता है मैं ऐसी जगह शादी करूँगा? मैं तो शादी नहीं कर सकता। अब तो आपने तो ये रिकवरी के पैसे डाल दिए, ये कर दिया है, वो कर दिया है कि जी। कह रहा है मेरे पास एक चीज़ का सबूत है, मैंने इसके भाई को ये चीज़ें दिलाई हैं, मैंने इनके घर में ऐसे से मदद की है, मैंने ये पैसा दिया है, मैंने इसके एडमिशन के लिए इतनी फ़ी दी है, मेरे पास हर चीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसके मैसेजेस हैं, तो मैं तो क्लेम सही कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सही है आप देख लें। कह रहा है हरीम वहाँ पर मौजूद थी, मैं एक जैकेट पहना हुआ था जो मुझे हरीम ने गिफ्ट की थी। इसका भाई वहाँ पर आया और उसने बोला हरीम से कि इससे जैकेट उतरवाओ, ये इस काबिल भी नहीं है। तो क्या मैंने बोला यार इतनी छोटी सी क्या बात है, मैंने जैकेट उतार के इन लोगों को दे दी। कह रहा उसके बाद मैं घर आया हूँ, किसी तरीके से घर वापस शिफ्ट हुए अपने। कुछ दिनों में मुझे दिमाग में चीज़ आनी शुरू हो गई कि यार मैंने मज़ीद मुकदमे की पैरवी में नहीं जाना, मैं मज़ीद इस चीज़ के फॉलो अप में नहीं जाऊँगा, मुझे कोई क्लेम नहीं चाहिए। और मैंने अपने वकील से तलाक़नामा ड्राफ्ट करने को कह दिया, उसके साथ बैठ के तलाक़नामा ड्राफ्ट किया उन दिनों में कि जिन दिनों में रुखसती होनी थी टेक्निकली। उबैद कहता है एक दिन मैं उठा हूँ सुबह, मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा था कि जितनी रसीदें, जितने सबूत थे मेरे पास केस के कि मैंने ये पैसा इनको इस चीज़ की मद में दिया है, मेरे पास तो हर चीज़ की रसीदें थी, वो ले जा के मैंने रखे। बाइक खड़ी थी, बाइक में से पेट्रोल निकाल के वो सबूत सारे जला दिए कि मैंने ऐसी कोई चीज़ रखनी नहीं जिससे ताल्लुक़ या कोई भी किस्म की तकलीफ़ मुझे हो। उबैद कहता है अब मुझे दिमाग में आता है कि मुझसे जो जैकेट ली गई थी, कह रहा मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, लेकिन बाद में मेरी वालदा ने बोला कि भाई तुम्हें अपनी उतरन नहीं देनी चाहिए थी। कह रहा है इन्होंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग पे असर किया कि मैंने हर किस्म की मुकदमे की पैरवी से, हर किस्म के मामले से पीछे हट गया, हर किस्म का केस मैंने वापस ले लिया। मैं एकदम ढीला पड़ गया कि मैंने कुछ करना ही नहीं है। हाँ एक चीज़ ज़रूर की कि इस सारे मामले को 6 महीने दिए हैं मैंने कि शायद कुछ मुआवजा हो जाए, सब चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि मैंने बड़े दिल से निकाह किया था, मैं बहुत दिल से शादी करना चाहता था, मैंने मोहब्बत की थी। और 6 महीने बाद फाइनली मैंने जो ड्राफ्ट था उसको असल शक्ल में तैयार करने को कहा वकील को, और फिर तलाक़ का जो भी था प्रोसेस वो किया गया। मैंने उबैद से पूछा कि भाई वन लाइनर अगर आपके लिए सबक हो तो क्या होगा? तो कह रहे यार अंधी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। एक एलिमेंट मैं भी इसमें अपना ऐड करूँगा कि जो मुझे लगा इस कहानी से, आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सबक हासिल किया। हमारे यहाँ ना कड़वा बर्दाश्त नहीं होता, ना कड़वा शौहर बर्दाश्त होता है, ना कड़वी बीवी बर्दाश्त होती है। तो शुक्र अदा करें अगर आपके बीवी या शौहर थोड़े से कड़वे हैं, कड़वा इंसान फिर सच्चा होता है। अब आप देख रहे हैं हर लेवल पे इसको सुपरमैन महसूस करवाया जाता था कि मेरी फ़ी तुम दे दो, मेरे भाई का तुम ख्याल करो, मेरे घर में हॉस्पिटल, मेरे अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना है, मेरी अम्मी का ये प्रॉब्लम हो गया। हर जगह हर थोड़ी दिनों बाद ना इसको सुपरमैन फील करवाते हैं। अपनी गाड़ी बेच रहा है, कारोबार का पहली ट्रांजैक्शन के पैसे आए तो वो इनके लिए लगा रहा है। तो जब आपको आपके पार्टनर की तरफ से इतना ज़्यादा सुपरमैन फील करवाया जा रहा हो ना, ये इतना ज़्यादा सुपर गर्ल कुछ होती हैं घर की ख़वातीन, इतनी तारीफ़, क्या खाना बनाती है, बस यही गोल रोटी बनाती है और तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है। तो उसकी ज़िंदगी बुढ़ापे तक किचन में ही वो खुश होती रहती है, आटा गूंदते हुए या गोल रोटी बनाते हुए या अच्छा सा पुलाव बनाते हुए कि देखो यार मेरी कितनी तारीफ़ें हो रही हैं। ऐसे ही मर्द है वो जी, उसकी इतनी तारीफ़ें की कि वो हकीकत का चेहरा देख ही नहीं सका। तो अगर तो आपका पार्टनर थोड़ा बहुत कड़वा है लेकिन सच बोलता है, रियलिस्टिक आप लोगों का रिलेशन है, तो शुक्र अदा करें। लेकिन मुसलसल अगर अच्छी अच्छी ख़बरें आ रही हैं ना, तो आप समझ जाएं कि कुछ तो काला है। तो यही शायद उबैद के साथ भी हुआ, वो उस जाल में फंस गया जिस जाल का नाम है कि तुम तो सुपरमैन हो। तो वो सुपरमैन बिल्कुल नहीं था, वो इंतहाई बेवकूफ़ साबित हुआ और एक तरीके से यूज़ हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुस्तकिल रिलेशन से या खुदा न खास्ता इतना ज़्यादा आगे बात चली जाती है कि बच्चे होते हैं, बाकी चीज़ें होती, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती, फिर तो ये कुछ भी नहीं कर सकता था। ये कहानी है, बहुत से लोगों को एक छोटी सी बात लगेगी। देखिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये छोटी छोटी बातें ही शेयर कर रहा हूँ, ये एक रिमाइंडर है। कभी की छोटी छोटी बातें ना ये एटम बॉम्ब बन जाती हैं किसी की ज़िंदगी के लिए। तो किसी की ज़िंदगी में कोई छोटी सी बात एटम बॉम्ब ना बन जाए, उसके लिए एक ये कहानियों को दोहराने की रिवायत है, जिसके ज़रिए हम चाहते हैं कि किसी की ज़िंदगी में कुछ
लम्हात, कुछ साल, कुछ महीने बच जाएं। बहरहाल आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, मेरी रहनुमाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।